हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सभी क्वेश्चंस यूपीपीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी तरह के उसी पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने अलग अलग एग्जाम से लिए हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको चूज करना है कि जो यहाँ पे दिया गया वर्ड है इसकी सबसे बेस्ट मीनिंग कौन एक्सप्रेस करता है, यानी कि यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है। सिनोनिम आपको बताना है किसका? गार्निश का। तो गार्निश का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि जब आप फूड किसी को सर्व करते हैं तो गार्निश करके करते हैं। गार्निश मतलब सजाना, उसको सुंदर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे गार्निश और इसका जो है क्या हो जाएगा? सिनोनिम यानी पर्यायवाची। ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है? सम्मान, सम्मान करना या सम्मान। रेस्पेक्ट मतलब भी सम्मान करना होता है। और ओबे मतलब कहना मानना या आज्ञा मानना। और एडोन मतलब भी क्या होता है? सजाना। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एडोन मीन्स क्या होता है? सजाना, और गार्निश मतलब भी क्या होता है? सजाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है अबेंडन। तो अबेंडन यहाँ पे इसका क्या बताना है? सिनोनिम। जब तक अगला इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा तब तक आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे अबेंडन का मीनिंग क्या होता है? तो अबेंडन मतलब होता है त्याग देना। कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना, वो कहलाता है अबेंडन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? तो एक्सक्यूज मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करना। और एक जो है एक्सक्यूज मतलब बहाना भी होता है। जो बहाना आप मारते हैं वो होता है एक्सक्यूज। ठीक है, तो बहाना हो जाता है और माफ़ करना। फोरसेक का मतलब क्या होता है? तो फोरसेक मतलब भी होता है त्याग देना। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोरसेक। ये जो है अबेंडन का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। अर्ज की बात करते हैं तो अर्ज का मतलब क्या होता है? जोरदार तरीके से कहना। किसी बात को जोरदार तरीके से कहना जो है क्या कहलाता है? अर्ज। और फिर अगला है रिस्क। रिस्क मतलब क्या हो जाएगा? रिस्क मतलब खतरा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है ओडियस। ओडियस का मतलब क्या होता है? ओडियस का मतलब होता है घृणात्मक। तो यहाँ पे इसका क्या बताना है? सिनोनिम, घृणात्मक। तो घृणात्मक का क्या हो जाएगा? हेटफुल मतलब भी क्या होता है? घृणात्मक होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, हेटफुल। रोटेन का मीनिंग क्या होता है? तो रोटेन मतलब सड़ा हुआ, रोट मतलब सड़ना, और रोटेन मतलब सड़ा हुआ। इनफेमस मतलब क्या होता है? फेमस मतलब प्रसिद्ध, और इनफेमस मतलब इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि बदनाम। सिक मतलब पता ही है आपको, बीमार। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोवर्शियल। तो दोस्तों कंट्रोवर्शियल इसका बताना है क्या है यहाँ पे? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल वर्ड दिया गया है इसका आप क्या बताना है? अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। एंटोनिम जिसको विलोम कहते हैं हिंदी में, तो एंटोनिम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कंट्रोवर्शियल, इसका मीनिंग अगर पूछा जाए क्या होगा? तो कंट्रोवर्शियल मतलब जो चीज़ विवाद में हो। विवाद यानी कि विवादास्पद हो जो चीज़, वो होती है कंट्रोवर्शियल। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनसर्टेन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अनिश्चित, तो ये तो होगा नहीं। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? तो ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध या ड्यूबियस, तो ये भी नहीं होगा। अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब होता है कि विवादास्पद, और अनडिस्प्यूटेड क्या हो जाएगा? जो विवाद रहित हो, जो जिसमें कोई विवाद ना हो, जो विवाद रहित हो। तो इसका अपोजिट यही हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनडिस्प्यूटेड। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चनेबल मतलब जिस पे क्वेश्चन किया जा सके, यानी कि संदिग्ध, इसका भी मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है नरिश। तो नरिश का मतलब क्या होता है? नरिश का मतलब होता है भरण पोषण करना। भरण पोषण करना जो है नरिश का मीनिंग हो जाएगा। और इसका अपोजिट आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए है स्टार्व।
स्टार्व का मीनिंग अगर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है भूखे मरना। भूखे मरना भी होता है इसका मीनिंग, और भूखे मारना भी होता है। भूखे मारना भी होता है। तो एक तो भरण पोषण करना ये हो गया, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार्व। यही इसका राइट आंसर है, भूखे मारना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो फोस्टर दिया गया है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फोस्टर का मीनिंग होता है पालन पोषण करना। तो ये जो है एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा नरिश का, पालन पोषण करना, यानी कि फोस्टर, ये सिनोनिम हो जाएगा। सस्टेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। बनाए रखना, तो ये भी नहीं होगा। और स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। मजबूत करना जो है स्ट्रेंथन का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्व। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है एलाइट। यहाँ पे एलाइट दिया गया है। एलाइट का मतलब क्या होता है? एलाइट का मतलब होता है किसी वाहन से नीचे उतरना। एलाइट का मतलब होता है किसी वाहन से नीचे उतरना। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट बताना है नीचे उतरना। इसका अपोजिट बताना है किसी वाहन से नीचे उतरना, यानी एलाइट का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिसएम्बार्क। तो दोस्तों डिसएम्बार्क का मतलब क्या होता है? तो एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, किसी वाहन पर चढ़ना, और डिसएम्बार्क का मतलब होता है उतरना, किसी वाहन से उतरना। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है सिनोनिम टाइप का हो जाएगा डिसएम्बार्क। एम्बार्क का मतलब क्या होता है? तो एम्बार्क का मतलब होता है किसी वाहन पर चढ़ना, किसी वाहन पर चढ़ना। तो यही इसका राइट आंसर होगा एम्बार्क, ऑप्शन बी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एम्बार्म की, तो एम्बार्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेप लगाना, लेप लगाना। और एलाइन का मतलब क्या होता है? तो एलाइन का मतलब होता है सीधा करना, सीधा करना, किसी चीज़ को सीधा करना, एलाइन करना उसको। ठीक है, अलाइनमेंट आपका इसी से बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? एलाइट का एम्बार्क। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो अब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें सेंटेंसेस होंगे खाली स्थान के साथ, और वो भरे जाएंगे एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा वर्ड यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा। पहला है, यानी कि 7वां क्वेश्चन है, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द, यहाँ पे क्या होगा? फेयर, फ्लेयर, फ्लेयर या फेयर। तो दोस्तों यहाँ पे फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर मतलब होता है किराया, और फ्लेयर का मतलब अगर पूछा जाए तो फ्लेयर का मतलब होता है चिंगारी। ये भी फ्लेयर है, और यहाँ पे इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है स्वभाव, किसी का जो नेचर होता है वो होता है फ्लेयर। और फेयर का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बहुत अच्छा, कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो उसको कहते हैं फेयर, और फेयर मतलब मेला भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द, यहाँ पे फेयर आएगा। ये जो है एक तरह का ईडियम होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? केवल ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर लोग जो है डिजर्व करते हैं। फेयर मतलब बहुत अच्छा, मतलब बेस्ट। बहादुर लोग जो है डिजर्व करते हैं बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फेयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट लॉस व्हाट यू डैश हैड। तो यहाँ पे जो है क्या फिलअप होगा? वंस या ऑलवेज या नेवर या हैव। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा नेवर। नेवर, यानी कि यू कैन नॉट लॉस, तुम नहीं खो सकते हो, व्हाट यू नेवर हैड, जो तुम्हारे पास कभी नहीं था। जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं तो उसको खो कैसे पाओगे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड दैन हार्म। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन या एबव या अबाउट या टू। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा गो अबाउट। गो अबाउट जो है एक तरह का फ्रेजल वर्ब होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? करते रहना, कोई चीज़ करते रहना, उसके लिए जो है यूज होता है गो अबाउट। यानी कि वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड देन हार्म, हमें क्या करते रहना चाहिए? और ज़्यादा अच्छा करते रहना चाहिए देन हार्म, जितना हम नुकसान कर रहे हैं उससे और ज़्यादा अच्छा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अबाउट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश। यहाँ पे क्या होगा? हैव अराइव्ड,
हैज़ अराइविंग, इज अराइविंग या हैड अराइव्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, व्हेन वी गॉट होम, जब हम घर गए, लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को, वी फाउंड, हमने पाया, दैट की द गेस्ट, गेस्ट वो पहले ही आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैड अराइव्ड। हैड अराइव्ड यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम घर गए शाम को, पिछली शाम को, वी फाउंड, हमने पाया कि जो गेस्ट हैं वो आ चुके थे, पहुंच चुके थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, न्यू कॉलोनाइलिज्म इज डैश दैट परसिस्ट्स इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फॉर्मल कॉलोनाइजेशन ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या फिलअप होगा, तो यहाँ पे जो है न्यू कॉलोनाइलिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद जो है इसका मीनिंग होता है, उपनिवेशवाद मतलब जैसे कोई देश है वो दूसरे देश पर नियंत्रण रखना चाहता है, नियंत्रण रखता है, तो उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। और नव उपनिवेशवाद में क्या होता है, इसमें जो विकसित देश होते हैं वो कम विकसित देशों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नव उपनिवेशवाद। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नव उपनिवेशवाद है क्या है, जो कि परसिस्ट यानी कि बना रहता है, इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फॉर्मल कॉलोनाइजेशन, जो औपचारिक कॉलोनाइजेशन मतलब कि उपनिवेशवाद है, उसके नष्ट होने के बाद भी, ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, पूरे सो कॉल्ड मतलब तथाकथित थर्ड वर्ल्ड मतलब कि तीसरी दुनिया में। ठीक है, तो ये जो न्यू कॉलोनिज्म है ये क्या है, जो कि बना रहता है जो फॉर्मल कॉलोनाइजेशन है उसके ख़त्म होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मॉन्स्टर, अ डेविल, अ शैतान एंड IMP। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, राक्षस, राक्षस। तो यहाँ पे जो है न्यू कॉलोनाइज्म यानी कि नव उपनिवेशवाद एक राक्षस है जो कि बना रहता है, इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ फॉर्मल कॉलोनाइजेशन यानी कि औपचारिक कॉलोनाइजेशन के समाप्त होने के बावजूद भी कहाँ पे बना रहता है, ऑल ओवर द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, जो तथाकथित तीसरी दुनिया है उसमें बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अ मोनेस्टर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, आउट ऑफ द 4 alternatives suggested select the one which best express the same sentence in passive और एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें जो है एक सेंटेंस दिया रहेगा, या तो वो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में, और इन 4 ऑप्शंस में से उसका सही एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बताना है। तो अगर एक्टिव वॉइस दिया होगा तो पैसिव वॉइस बताना है, और पैसिव वॉइस दिया होगा तो एक्टिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे डिड आया है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जो है डिड की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट बस, ये जो है पहले आ जाएगा, वाज द फर्स्ट बस, वाज द फर्स्ट बस। और फिर जो है वर्ब आएगी, मिस का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मिस्ड। और फिर जो है सब्जेक्ट आएगा बाई के साथ, मिस्ड बाई एवरीबडी, एवरीबडी। तो यहाँ पे आप देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला है द फर्स्ट बस वाज, तो ये नहीं होगा, और फिर दिया गया है वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरीबडी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरीबडी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। तो दोस्तों यहाँ भी क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस दिया गया है तो इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है देम, तो इसका हो जाएगा दे, सब्जेक्ट के रूप में आएगा दे। और विल नॉट, तो विल नॉट का क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, विल नॉट बी। और फिर जो है उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड हो जाएगा, दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई। और यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वी, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और इसका हो जाएगा अस, बाई अस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख के नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, उसमें जो है आप एलिमिनेट करते जाएंगे जो ऑप्शन आपको गलत लगे, और फिर जो है इस तरह से सही आंसर पे आपको पहुँचना है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। तो यहाँ पे जो है हम सीधा ऑप्शन से करते हैं इस बार। दिस बुक शुड बी रीड, तो यहाँ पे मस्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि मस्ट बी आएगा। मस्ट बी रीड, मस्ट बी रीड जो है इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो इसको रेड पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग तो यही होती है, मस्ट बी रेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिस बुक जो है ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, दिस बुक जो है सबसे पहले, और यहाँ पे शुड भी नहीं होगा, हैज़ टू भी नहीं होगा, इज टू भी नहीं होगा, मस्ट भी होगा। दिस बुक मस्ट बी रेड बाई एवरीवन, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, टेंस सबसे पहले देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है न्यू, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और जब इस तरह से लिख करके आता है नो दैट या न्यू दैट करके, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं इट से, इट, और यहाँ पे न्यू है तो वाज आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। इट वाज, और न्यू का जो है थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ जाएगा नोन। इट वाज नोन, और ही सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे बाई नहीं बल्कि टू से जोड़ा जाएगा, इट वाज नोन टू हिम। ठीक है, बाकी जो है एज इट इज उतार लेंगे, दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, इतना पोर्शन एज इट इज उतार लिया जाएगा, दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले में दिया गया इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ हैड बीन, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इट वॉज नोन बाई हिम, बाई नहीं लगेगा, इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे पता था कि इसकी जो अपनी लाइफ है वो अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाई हार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द आंसर, और हैज़ लर्न, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैज़ लर्न, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़ बीन लर्न। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हैज़ बीन लर्न किस में है, द आंसर वाज लर्न नहीं होगा, द आंसर इज लर्न ये भी नहीं होगा, द आंसर बाई द स्टूडेंट वाज लर्न ये भी नहीं होगा, द आंसर हैज़ बीन लर्न बाई द हर्ट बाई द स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, द आंसर हैज़ बीन हो जाएगा, और लर्न बाई हर्ट मतलब बाकी जो पोर्शन है वो उतार लिया जाएगा, बाई हर्ट यहाँ पे दिया गया था, और फिर जो है बाई द स्टूडेंट। ठीक है, जो सब्जेक्ट था द स्टूडेंट वो जो है लास्ट में आ जाएगा बाई के साथ जुड़ के। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, below are the given alternatives to the underlined part A, B and C which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In the case no improvement is needed, your answer is D. तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको सेंटेंस दिया गया है, इसका कुछ पार्ट जो है अंडरलाइन है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, और इन ऑप्शन से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जिस ऑप्शन से इम्प्रूव किया जाएगा, ए से किया जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, या बी या सी, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है, द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। तो थ्रोइंग टेंट्रम्स का मतलब क्या होता है, थ्रोइंग टेंट्रम्स का मतलब होता है नाराज़गी प्रकट करना, नाराज़गी प्रकट करना। ये जो है एक फ्रेज है, तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, थ्रोइंग टेंट्रम्स का मतलब होगा नाराज़गी प्रकट करना, नाराज़गी व्यक्त करना या प्रकट करना। और द टोडलर, टोडलर मतलब क्या होता है, टोडलर मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं टोडलर्स। तो यहाँ पे द टोडलर हैज़ ए हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है नाराज़गी प्रकट करने की। तो यहाँ पे जो है कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स।
तो यहाँ व्हेन द कंडक्टर कम्स, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको बताना है। तो कंसर्ट मतलब क्या होता है? कंसर्ट मतलब जो म्यूज़िक प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं कंसर्ट। तो जो कंसर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा व्हेन द कंडक्टर कम्स। कंडक्टर मतलब जो डायरेक्ट करता है, म्यूजिशियंस को डायरेक्ट करता है कि कैसे आपको प्ले करना है, वो होता है कंडक्टर। तो यहाँ पे जो है कम्स की बजाय अराइव्स जो है सही आंसर होगा, और ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन द कंडक्टर अराइव्स। ठीक है, जब कंडक्टर जो है पहुँचेगा उसके बाद जो है म्यूजिक कंसर्ट स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर कंडीशनर हैज़ मेड सीलिंग फैंस ए लिटिल रेड्यूडेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो दोस्तों रेड्यूडेंट का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो यहाँ पे अब जो रेड्यूडेंट आया है, क्या यहाँ पे यही रहेगा या इसकी जगह हम कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है, द एयर कंडीशनर, यानी जो एयर कंडीशनर होता है, हैज़ मेड, उसने बना दिया है सीलिंग फैंस को, ए लिटिल रेड्यूडेंट, उसको ज़रूरत से ज़्यादा बना दिया है आज के वर्ल्ड में। तो क्या जो है सीलिंग फ़ैन को ज़रूरत से ज़्यादा एसी ने बना दिया है? तो एसी के आने से तो सीलिंग फ़ैन जो है और कम होना चाहिए। ठीक है, लोग एसी का इस्तेमाल अब ज़्यादा कर रहे हैं सीलिंग फ़ैन की अपेक्षा। तो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है उपयोगी नहीं बनाया है। तो यहाँ रेड्यूडेंट जो है ये यहाँ पे सही सेंस नहीं दे रहा है। तो इसकी जगह पे हम किसको रख सकते हैं? सुपरफ्लुअस, इसका भी मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसको भी नहीं रख सकते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि पुराना और अप्रचलित, पुराना और अप्रचलित, यानी कि जो चलन में ना हो। तो इसको हम रख सकते हैं यहाँ पे कि एयर कंडीशन ने जो सीलिंग फैंस हैं उनको क्या कर दिया है? पुराना और अप्रचलित, कि इनका जो चलन है वो अब कम हो गया है इन टूडेज वर्ल्ड, मतलब आज के समय में। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट। और इसके अलावा एक्सटिंक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? दुर्लभ। तो दुर्लभ भी नहीं कर दिया है। ठीक है, सीलिंग फैंस आज भी देखने को मिलते हैं, तो दुर्लभ नहीं किया है, हाँ थोड़ा सा कम प्रचलित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom or phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या दिया होगा? सेंटेंस में आपको जो है ये इडियम या फ्रेज दिया होगा और ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे सही मीनिंग इस इडियम या फ्रेज की एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया? वाई डू यू फाइट साई ऑफ मी। फाइट साई ऑफ, ये जो क्या है? ये जो है एक फ्रेज हो जाता है। फाइट साई ऑफ समथिंग या समबडी, इसका मतलब होता है कि अवॉइड करने की कोशिश करना, किसी को अवॉइड करने की कोशिश करना, अवॉइड करने की कोशिश करना कहलाता है फाइट साइड ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है फाइट विथ, तो इसका मतलब तो लड़ना हो जाता है। अवॉइड, तो यही इसका राइट आंसर होगा, अवॉइड करना। ठीक है, एम्ब्रेसेस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना। और साउट एट मतलब किसी के ऊपर चिल्लाना। तो यहाँ पे अवॉइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, दे आर लैज्ड ऑन टू टूरिज्म एज ए वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। तो यहाँ पे लैज्ड ऑन टू, ये जो है क्या है? एक फ्रेज है, और इसका जो है मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है मीनिंग हो जाता है प्रमोट करना, प्रमोशन करना या प्रचार करना। यहाँ हिंदी में लिखते हैं प्रचार करना या बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। तो दोस्तों दे हैव लैज्ड ऑन टू टूरिज्म, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बढ़ावा दिया है टूरिज्म को, पर्यटन को, एज द वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के रूप में जो है टूरिज्म को प्रमोट किया है। तो यहाँ पे जो है इसका लैज्ड ऑन टू की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रमोटेड। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोटेड। इसके अलावा डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड का मतलब खोज किया। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? एक्सपोज मतलब खुलासा करना। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब जो है पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोटेड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज।
टू फॉलो हिज नोज, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधे चले जाना, मतलब अपनी नाक के सीध में जाना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीधे जाना, बिल्कुल सीधे चले जाना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है टू फाइंड इट बाई हिमसेल्फ, ये नहीं होगा। टू आस्क समवन एल्स, ये भी नहीं होगा। टू फॉलो मी, ये भी नहीं होगा। टू गो स्ट्रेट अहेड, यानी कि आगे जो है बिल्कुल सीधे चले जाना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड एबव बोर्ड। तो यहाँ पे एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है बिना किसी सीक्रेट के, बिना किसी सीक्रेट के, बिना किसी सीक्रेट के जो है कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई सीक्रेट ना हो उसको क्या कहते हैं? एबव बोर्ड कहते हैं। तो माई फादर्स डीलिंग, मेरे पिताजी की जो डीलिंग्स हैं वो ओपन है और बिना किसी सीक्रेट के हैं। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है टू एवरीवन्स लाइकिंग, ये नहीं होगा। टू एवरीवन्स लाइकिंग नहीं होगा। और मैंडेटरी, ये भी नहीं होगा। मैंडेटरी मतलब कि जरूरी, आवश्यक। विदाउट एनी सीक्रेट, तो यही इसका राइट आंसर होगा, बिना किसी सीक्रेट के। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विनिंग द कंपटीशन वॉज क्वाइट ए फीदर्स इन माई कैप। तो दोस्तों विनिंग द कंपटीशन, कंपटीशन को जीतना, वॉज क्वाइट ए फीदर इन माई कैप। फीदर इन माई कैप का मतलब होता है कि कोई ऐसी उपलब्धि, उपलब्धि जिस पर गर्व हो सके, उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके। तो ऐसी उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके उसको क्या कहते हैं? फीदर इन माई कैप, फीदर इन समवन्स कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिंग द कंपटीशन वॉज क्वाइट ए फीदर इन माई कैप, यानी कि कंपटीशन को जीतना जो है ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिस पर गर्व किया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवार्डिंग, ये नहीं होगा। और एन एक्साइटिंग मोमेंट, ये भी नहीं होगा। और एन अचीवमेंट, तो एन अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, एक उपलब्धि हो जाएगी। तो अचीवमेंट भी उपलब्धि होती है जिस पर गर्व किया जा सके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences has been given in direct or indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech. तो यहाँ पे जो है अब आपको जो सेंटेंस दिए गए होंगे तो वो जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में होंगे, और जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको उसका सही इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच बताना है। अगर डायरेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट उसका बताना है, और इनडायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट बताना है। तो पहला दिया गया है, सी सैड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सी सैड टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा? सी सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड मी। और फिर जो है यहाँ पे दैट लगेगा, कॉमा हटेगा और उसकी जगह पे यहाँ पे दैट आ जाएगा। सी टोल्ड मी दैट इट, और हैज़ बीन का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हैज़ बीन का हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन रेनिंग हैवली, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, रेनिंग हैवली। एंड अब यहाँ पे यू आ गया, तो यू जो है किसके अनुसार चेंज होगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक याद रखेंगे, सन 1 to 3। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाता है आई या वी, और सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब आते हैं, उनमें एन यानी कि नो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यू, ये सेकेंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यू की जगह आई, एंड आई, और कैन नॉट का क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट, आई कुड नॉट गो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया, सी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हैवली एंड आई कुड नॉट गो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से लिख के नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बी ऑप्शन देखते हैं तो इट वाज आ गया, यहाँ पे हैज़ बीन था, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल आपको पता होंगे।
तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वाज नहीं आएगा, हैज़ बीन का हैड बीन हो जाता है, और यहाँ पे हैज़ बीन ही दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ रेनिंग यहाँ पे दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो आप जो है डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर सकते थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सैड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है इसमें रिपोर्टेड स्पीच, ये जो है इधर जो कॉमा के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, तो यहाँ पे सैड टू का हम क्या चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। जॉन आस्क्ड मी, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इसको जो है डायरेक्ट आपको उतार लेना है वेयर। और ये जो इंट्रोगेटिव है इसको आप जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इसको अफर्मेटिव बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव अब इसको नहीं बनाना है, तो वेयर, और यहाँ पे हैव का क्या बन जाएगा, हैव बीन का हैड बीन बन जाएगा। और यहाँ पे अब वेयर के बाद हैड नहीं आएगा। अब अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू जो है पहले आएगा। और यू जो है किस में चेंज होता है, तो आपको पता है कि सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यानी कि मी के अनुसार चेंज होगा, तो वेयर आई आ जाएगा। और यहाँ पे हैव बीन की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। और लास्ट नाइट, तो इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो लास्ट नाइट या यस्टरडे का जो है क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हो जाता है। लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, प्रीवियस नाइट हो जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जॉन आस्क्ड मी वेयर हैड, यहाँ पे हैड पहले आ गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको अफर्मेटिव बनाना है, तो यहाँ पे जो है हैड यहाँ पे पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, आई के बाद में, तो इसलिए गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में आप जो है इसका ये आंसर नहीं टिक कर देंगे। और इसके अलावा अगला जो है, जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैव, तो हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। और यहाँ पे आई एम द प्रीवियस नाइट, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रेन टू द जू टुमारो, सी सैड टू सी द बेबी वाइट टाइगर। मैं अपने बच्चे को ले जा रही हूँ, अपने बच्चों को ले जा रही हूँ कहाँ, जू, टुमारो यानी कि चिड़ियाघर ले जा रही हूँ कल। उसने कहा टू सी द बेबी वाइट टाइगर, बेबी वाइट टाइगर को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सी सैड, सी सैड हो गया, और दैट से जोड़ेंगे क्योंकि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है अफर्मेटिव में है, तो दैट से हमने जोड़ दिया। सी सैड दैट सी विल मेक, यहाँ पे आई दिया गया है, आई एम टेकिंग, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे आई की जगह सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे दिया गया है विल टेक, तो क्या विल टेक होगा, तो यहाँ पे आई एम टेकिंग है तो इसका पास्ट हो जाएगा, आई एम टेकिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज टेकिंग हो जाएगा, लेकिन आई नहीं होगा, यहाँ पे सी वॉज टेकिंग होगा। तो अब यहाँ पे विल टेक वाला ऑप्शन हमने हटा दिया, सी वुड टेक ये भी हट जाएगा, सी वॉज टेकिंग यहाँ पे है। और आगे पढ़ेंगे तो हर, यहाँ पे माई चिल्ड्रेन, माई भी जो है फर्स्ट पर्सन होता है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हर बन जाएगा, हर चिल्ड्रेन, टू द जू द नेक्स्ट डे, टुमारो का बन जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टू सी द बेबी वाइट टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी सैड दैट सी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रेन टू द जू द नेक्स्ट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर डी में देखेंगे यहाँ पे क्या गलती है, तो सी सैड दैट सी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रेन, यहाँ पे हर होना चाहिए था, हर चिल्ड्रेन, टू द जू दैट डे, यहाँ पे दैट डे हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट डे होना चाहिए था, टू सी द बेबी वाइट टाइगर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सी सैड मदर प्लीज कुक समथिंग नाइस टुडे। तो यहाँ पे प्लीज आ गया, इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे सी सैड का क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड हर है तो ये यहाँ पे हटा देंगे। ऑर्डर, तो वो प्लीज करके कह रही कि मम्मी आज कुछ जो है अच्छा बनाइए, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर तो दे नहीं रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे सी रिक्वेस्टेड हर मदर, अपनी माँ से उसने रिक्वेस्ट किया, टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। फिर दोस्तों अब जो है अगला क्वेश्चन है,
और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है। जॉन सैड आई शैल बी 21 टुमारो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन सैड, फिर जो है कॉमा हटाएंगे, दैट आ जाएगा, और आई जो है किस में चेंज होगा, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे जॉन के अनुसार ही हो जाएगा। और शैल का क्या हो जाता है, शैल या विल का जो है शुड या वुड हो जाता है, लेकिन अब जो है जो यहाँ पे ही है उसके अनुसार यहाँ पे आएगा तो वुड आएगा, शुड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुड वाला ये हट जाएगा, और आई शैल तो होगा नहीं यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। वुड बी 21 टुमारो, तो क्या टुमारो आएगा, तो यहाँ पे जो है टुमारो नहीं आएगा, या तो आप द नेक्स्ट डे कर सकते हैं या द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।